फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की हिंदी और देख लेते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन सीरीज में। हम लोग केवल 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि हम लोगों को OMR सीट में ब्लैक करने होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं सत्र कौन सा है अपना। तो बच्चों सत्र हम लोगों का है 2024 से 25 का। कक्षा 10 की हिंदी है, विषय है प्रारंभिक हिंदी और पूर्णांक कितने का आता है 70 का। समय मिलता है बच्चों आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट के। और फ्रेंड्स क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। पहला खंड जो होगा वो OMR शीट में भरना होगा और दूसरा जो खंड होता है वो हम लोग नोटबुक में करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स बिना समय विलंब किए हुए आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स दिया गया है क्वेश्चन कि ठलुआ क्लब, क्या दिया गया बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है। क्या यह विधा निबंध है, क्या यह विधा रेखा चित्र है, क्या यह विधा संस्मरण है, क्या यह विधा नाटक है। तो बच्चों जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कलेक्ट करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है, निबंध है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या फिर नाटक है। तो फ्रेंड्स केवल 20 सेकेंड का समय है सभी बच्चों के पास में। 20 सेकेंड के अंदर सभी बच्चे अपना सही आंसर लिखेंगे अपनी नोटबुक में कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट आंसर है वो क्या है। तो फ्रेंड्स ठलुआ क्लब जो है यह एक निबंध है। यह कौन सी विधा है, ये एक निबंध विधा है, यानी निबंध के अंतर्गत लिया गया है। तो विधा का नाम क्या है बच्चों, निबंध है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर दूसरा है, कह रहा है कि जय पराजय किसका नाटक है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि जय पराजय किसका नाटक है। भाई जय पराजय जो नाटक है वो किसके द्वारा रचित है, किसने इसकी रचना की है, हमें इस नाटक के रचनाकार का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग कमेंट करें और अपना आंसर लिखें कि जय पराजय जो रचना है उसके रचनाकार कौन है। क्या इलाचंद जोशी हैं, क्या जयशंकर प्रसाद हैं, क्या उपेंद्र नाथ अश्क हैं या राजेंद्र यादव हैं। तो जल्दी से बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर जो बच्चों आप लोगों को लग रहा हो कि ए सही है तो ए लगाएंगे, बी सही है तो बी लगाएंगे। जल्दी से क्वेश्चन का राइट आंसर क्लिक करेंगे। जय पराजय किसका नाटक है। तो अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि जय पराजय किसका नाटक है। तो फ्रेंड्स जो जय पराजय है वह लिखा गया है उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो बन जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। क्या कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो किस युग के लेखक हैं। क्या वो भारतेंदु युग के लेखक हैं, क्या वो द्विवेदी युग के लेखक हैं, क्या वो शुक्ल युग के लेखक हैं या वो प्रगतिवाद युग के लेखक हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करें। ए नंबर दिया गया है भारतेंदु युग, बी नंबर दिया गया है द्विवेदी युग, सी नंबर दिया गया है प्रगतिवादी युग और डी नंबर दिया गया है शुक्ल युग। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या है। भारतेंदु युग होगा, द्विवेदी युग होगा, प्रगतिवाद होगा या फिर शुक्ल युग होगा। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो राइट आंसर है वो बन जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो किस युग के लेखक हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो प्रगतिवाद युग के लेखक हैं। कौन सा युग है वो, प्रगतिवाद। रामचंद्र शुक्ल प्रगतिवाद युग के लेखक माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके नाम के पीछे शुक्ल लगा हो तो वो शुक्ल युग के लेखक हों। ऐसा बिल्कुल आप लोग गेस ना लगाया करें कि किसी के नाम के पीछे शुक्ल लगा है तो वो शुक्ल युग का हो जाएगा। अब जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं तो अब उनके साथ में उनके नाम के पीछे प्रसाद लगा है तो क्या कोई प्रसाद युग है। हाँ है, एक प्रसाद युग भी है, लेकिन वो छायावाद युग के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। और प्रसाद युग जो है उसके वो एक आधार स्तंभ है, यानी उस युग का उन्होंने क्या किया है, प्रारंभ किया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है उसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि आंचलिक उपन्यासकार हैं, कौन है,
आंचलिक उपन्यासकार कौन है? नंबर ए दिया गया है जैनेन्द्र जी हैं। नंबर बी दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम जानते हो आप लोग? यदि ना जानते हो तो आप लोग लिख लो, बहुत बड़ा नाम है इनका। क्या नाम है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इतना बड़ा नाम है, समझ लो। इस वजह से जब कभी आप लोग एग्जाम में देखेंगे तो केवल अज्ञेय लिखा होगा, बाद बाकी आगे की चीजें हमें स्वयं याद रखनी होती हैं। अब तीसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चों, क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। और चौथा ऑप्शन दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर क्या है? जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर क्या है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है? तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर क्या बन रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट आंसर बनना है फणीश्वर नाथ रेणु जी। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी जो हैं वो आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोग आसानी से क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे होंगे यदि आप लोगों ने हिंदी में अच्छी तैयारी की है और अपने आप की तैयारी को आकलन करने का, अपने आप की पढ़ाई की गहराई को नापने के लिए ये जो मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं 20-20 नंबर के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग 20 नंबर में से कितने नंबर सही कर सकते हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवें का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया गया है कि शुक्ल युग की समय अवधि है, यानी शुक्ल युग की समयावधि क्या है? शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? सन 1918 से 1936 तक, सन 1900 से 1918 तक, सन 1843 से 1900 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? सन 1918 से 1936 तक है, सन 1900 से 1918 तक है, सन 1843 से 1900 तक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग जो भी आंसर आप लोगों को सही लग रहा होगा आंसर आप लोग जल्दी से कनेक्ट करें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया जाए। तो जल्दी से बच्चे सभी करेंगे, 20 सेकंड का समय है सभी बच्चों के साथ पास में, जल्दी से करिए। और समय आ रहा है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया जाए। 5, 4, 3, 2 और 1। अब आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? तो फ्रेंड्स शुक्ल युग की समय अवधि है 1918 से 1936 तक। कितनी है? 1918 से 1936 तक है शुक्ल युग की समय की अवधि। तो क्वेश्चन नंबर पांचवें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या दिया गया है? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर छठवां दिया गया है, कह रहा है कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा, क्या कह रहा है कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा की किस युग की विशेषता रही है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा किस युग की विशेषता रही है? क्या वह युग भक्ति काल है? क्या वह युग आधुनिक काल है? क्या वह युग रीति काल है? क्या वह युग इनमें से कोई नहीं है? तो जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर छठवें का राइट आंसर क्या है? भक्ति काल है, आधुनिक काल है, रीतिकाल है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो सभी बच्चे कनेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जो बच्चे अपनी फेयर नोटबुक में ना लिख रहे हों, केवल बैठकर सॉल्व कर रहे हों, वो बच्चे साथ में कमेंट भी करते रहेंगे, क्योंकि एक बार यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में वो चीज़ें लिखोगे तो आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें बनी रहेंगी, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से और लिखने से वो चीज़ें ज़्यादा देर तक हम लोगों के माइंड में रुकती हैं। तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा किस युग की विशेषता है? तो फ्रेंड्स वह युग कौन सा है? वह युग है रीतिकाल। कौन सा युग है? रीतिकाल। तो रीतिकाल की प्रशंसा क्या होती है? रीतिकाल की विशेषताएं क्या होती हैं? यानी आश्रयदाताओं की प्रशंसा, रीत ग्रंथों की बहुलता या रीत ग्रंथों की प्रशंसा। तो इस तरह के जो प्रशंसनीय जो शब्द हैं वो किसमें आते हैं? रीति काल के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर छठवें का राइट ऑप्शन जो बनेगा फ्रेंड्स वो बनेगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सातवें की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सातवां कह रहा कि जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि हैं? क्या कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो किस युग के कवि हैं भाई? छायावाद के हैं, प्रगतिवाद के हैं, द्विवेदी युग के हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि हैं। ए ऑप्शन दिया गया है छायावाद है, बी ऑप्शन दिया गया है प्रगतिवाद है,
सी ऑप्शन दिया गया है द्विवेदी युग है, और डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट आंसर बनेगा वो राइट आंसर आ जाएगा छायावाद युग। क्या बन जाएगा? छायावाद युग। और जयशंकर प्रसाद किस युग के लेखक हैं? छायावाद। और जयशंकर प्रसाद जी लेखक के साथ साथ में कवि भी हैं और बहुत बड़े नाटककार हैं। कौन है? बहुत बड़े नाटककार हैं। तो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं आप लोगों ने नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त, सीरियल भी आते हैं टीवी में, कभी कभी किसी बच्चे ने देखा हो शायद। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, यानी जहां पर भी गुप्त लग जाए वो सब क्या है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। वहीं इनकी जो एक कहानी है, तितली है, कंकाल है, ममता है, बहुत सारी इन्होंने अपनी कहानियाँ भी लिखी हैं। तो इस तरीके से जयशंकर प्रसाद जो हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कक्षा 10 के लिए कवि हैं और लेखक के रूप में भी हैं। और कई बार इनका जीवन परिचय, हर बार लगभग ये मान लो कि 2019 और जब से परीक्षाएं हो रही हैं 2019 के बाद से, हालांकि 2021 और 20 में तो हो नहीं पाई थी कोरोना की वजह से। तो बच्चों जब से परीक्षाएं हुआ 2019 से जब से हो रही तब से जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कॉन्टिन्यूअस आया है, एकदम हर साल प्रत्येक वर्ष जयशंकर प्रसाद पर जीवन परिचय आया है। और हो सकता नहीं है बच्चों इस बार भी कंफर्म है कि जयशंकर प्रसाद पर ही जीवन परिचय आएगा। तो सभी लोग जयशंकर प्रसाद पर ही जीवन परिचय याद कर लें कि जयशंकर प्रसाद जी किस युग के लेखक हैं या कवि हैं, तो वो हैं छायावाद युग के। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया है कि प्रकृति का मानवीकरण क्या है? प्रकृति का मानवीकरण किस युग की विशेषता रही है? प्रकृति का मानवीकरण किस युग की विशेषता रही है? ए ऑप्शन दिया गया है प्रगतिवाद, बी ऑप्शन दिया गया है प्रयोगवाद, सी ऑप्शन दिया गया है छायावाद, और डी ऑप्शन दिया गया है अकविता। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8, प्रकृति का मानवीकरण किस युग की विशेषता है? तो जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रगतिवाद है, बी में दिया गया है प्रयोगवाद है, सी में दिया गया है छायावाद है, और डी में दिया गया है अकविता है। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो बन जाएगा प्रगतिवाद। कौन सा बनेगा? प्रगतिवाद। तो यानी प्रगतिवाद में क्या हुआ है? तो फ्रेंड्स प्रगतिवाद में हुआ है प्रकृति का मानवीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए नंबर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9वां। क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा नीरजा किसकी रचना है? क्या कह रहा है? नीरजा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा ऑप्शन दिया गया है, सुमित्रा नंदन पंत ऑप्शन दिया गया है, जयशंकर प्रसाद ऑप्शन दिया गया है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर जो केवल निराला लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर दरअसल पूरा नाम है उनका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये उनका पूरा नाम है। तो फ्रेंड्स क्या है, महादेवी वर्मा की रचना के बारे में हो रही है बात। तो जो नीरजा है वो किसकी रचना है? तो सभी बच्चे जल्दी से कनेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन दिया गया है महादेवी वर्मा जी हैं, बी ऑप्शन दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, या सी ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद जी हैं, या डी ऑप्शन दिया गया है निराला जी हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे बताने का प्रयास करेंगे। जो बच्चा कॉपी में ना लिख रहा हो वो बच्चा कमेंट करके बताएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या फिर डी। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या बनेगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा महादेवी वर्मा। कौन सा बनेगा? महादेवी वर्मा। यानी महादेवी वर्मा जी जो हैं वो किसकी रचनाकार हैं? नीरजा की। और महादेवी वर्मा की और बहुत सारी रचनाएं हैं, आपने सुना, आपने आपको याद हो शायद, नीरजा है, रश्मि है, निहार है, गिल्लू है, और वहीं पर मेरा परिवार है। तो इस तरह की जो रचनाएं हैं वो सब किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की हैं। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। तो अब क्वेश्चन नंबर 10वें में देख लेते हैं बच्चों क्या है। कह रहा है कि गीत फरोश, क्या कह रहा है? गीत फरोश किसकी रचना है? क्या कह रहा है बच्चों? गीत फरोश किसकी रचना है? तो ए ऑप्शन दिया गया है भवानी प्रसाद मिश्र की, बी ऑप्शन दिया गया है धर्मवीर भारती की, सी ऑप्शन दिया गया है नागार्जुन की, और डी ऑप्शन दिया गया है अज्ञेय की। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, नागार्जुन और अज्ञेय। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर लगाएं। ए ऑप्शन भवानी प्रसाद मिश्र, बी ऑप्शन धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन नागार्जुन, और डी ऑप्शन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं
कि क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट ऑप्शन क्या बनेगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10वें का जो राइट ऑप्शन है वो बना है भवानी प्रसाद मिश्र जी, यानी गीत फरोश के जो रचनाकार हैं वो कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, जिन्होंने गीत फरोश की रचना की है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11वां, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है 11। अब कह रहा है कि चक्रपाणी में समास है, क्या कह रहा है कि चक्रपाणी में कौन सा समास है, क्या वह बहुब्रीहि है, क्या वह द्वंद्व है, क्या वह अव्ययी भाव समास है, या फिर वह तत्पुरुष है। तो बच्चों हमें बताना है क्या चक्रपाणी कैसा बनाना है, बताना है हमें। चक्रपाणी है कि चक्रपाणी में कौन सा समास होता है, तो यानी चक्रपाणी मतलब जो एक चक्र होता है, और पाणी में मतलब उंगली में धारण करने वाले, तो उंगली में चक्र को धारण करने वाले कौन है, श्री कृष्ण जी। तो जहां पर दो ऐसे शब्द हों जो किसी तीसरे शब्द का या किसी तीसरे अर्थ का बोध कराए, वहां पर क्या हो जाता है, तो सभी बच्चे जानते हैं भैया वहां पर कौन सा समास होता है। तो फ्रेंड्स वहां पर होता है बहुव्रीहि भाव समास। क्या होता है, बहुव्रीहि भाव समास। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुब्रीहि भाव समास, यानी चक्रपाणी में जो है वह कौन सा समास है, तो फ्रेंड्स वहां पर है बहुब्रीहि भाव समास। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12वां क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये, एकदम से इंटेलिजेंट श्रेणी में क्वेश्चन आता है। और पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि विकारी शब्द, क्या कह रहा है, विकारी शब्द कितने भेद होते हैं, यानी विकारी शब्द जो हैं उनके कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12वें का जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे कि ए ऑप्शन में दिया गया है 4, बी में दिया गया है 3, सी में दिया गया है 6 और डी में दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 12वें का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। क्या ए ऑप्शन सही होगा 4, क्या बी ऑप्शन सही होगा 3, क्या सी ऑप्शन सही होगा 6, या डी ऑप्शन सही होगा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग बताएं कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 12वें का कौन सा आंसर सही होने वाला है, विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें का राइट आंसर क्या है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है कि विकारी शब्द के भेद बताना है। तो विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, तो फ्रेंड्स विकारी शब्द के भेद होते हैं 4। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। अब यहाँ पर 4 दिया गया है, 3 दिया गया है, 6 दिया गया है, और कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर केवल डायरेक्ट आप लोगों को बता दिया जाए कि विकारी शब्द के कितने भेद हैं, तो आप लोग आंसर तो जान जाओगे 4, लेकिन पूछा जाएगा कि वो कौन कौन से शब्द हैं, जो विकारी शब्द के जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं, तो भाई क्या बताओगे, नहीं बता पाओगे। तो उसके लिए आप लोग नोट करें कि विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। तो विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, तो उसका पहला होता है संज्ञा। पहला भाग क्या होता है, संज्ञा। दूसरा भाग क्या होता है, सर्वनाम। दूसरा भाग क्या होता है, सर्वनाम। तीसरा भाग क्या होता है, विशेषण। क्या होता है तीसरा भाग, तीसरा भाग होता है बच्चों उसका विशेषण। और चौथा भाग क्या होता है, क्रिया। क्या होता है, क्रिया। अब संज्ञा तो आप लोग जानते हो, यानी किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, गोपाल और पुस्तक। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर, यानी जो संज्ञा के शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह। और विशेषण क्या होता है, विशेषण वह होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। जैसे रीता एक बुद्धिमान लड़की है, तो यहाँ पर बुद्धिमान क्या है, उसका विशेषण है, यानी ये रीता की विशेषता है, ये उसका विशेषण बता रहा है। अब क्रियाएं क्या होती हैं, क्रियाएं वो होती हैं जिनके द्वारा हमें किन्हीं चलने का बोध होता है, किन्हीं चीज़ों का जारी रहना बोध होता है, जैसे कि जाना, खाना, पीना, नहाना, धोना, मारना, पीटना, ये सब क्या हैं, क्रियाएं हैं। तो फ्रेंड्स ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब आते हैं विकारी शब्द के भेद के अंतर्गत। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया है 13, कह रहा कि कमल का पर्यायवाची क्या होगा। यहाँ पर गलती से मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स, केवल पर्याय लिखा है और वाची यहाँ पर लिखना छूट गया है, तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा कि कमल का पर्यायवाची यहाँ पर हमें लिखना है। तो कमल का पर्यायवाची क्या है, क्या वारिद है, सरसिज है, आलय है, या फिर पयोद है। तो कमल की पर्यायवाची बहुत बचपन से आप लोग सीख रहे हैं, बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं कि भाई कमल की पर्यायवाची क्या होती है। तो कमल की पर्यायवाची, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर
13वें का राइट आंसर क्या होगा? क्या ए ऑप्शन सही होगा वारिद, क्या बी ऑप्शन सही होगा सरसिज, क्या सी ऑप्शन सही होगा आलय, या डी ऑप्शन सही होगा पयोद? तो सभी बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है कि कमल का पर्यायवाची इन 4 में से जो भी हैं उसको कमेंट करके बताएंगे, या आप लोग अपने मन से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे, क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन है कि इस हम आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। बहुत से बच्चे जो हैं कमल की पर्यायवाची बहुत सारी याद रखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमल की पर्यायवाची की ट्रिक भी जानते हैं। कमल की पर्यायवाची की एक ट्रिक भी होती है, यदि आप लोग नहीं जान पाओगे तो नेक्स्ट वीडियो में या फिर क्लास में आप लोगों को समझाएंगे कि कमल की पर्यायवाची की ट्रिक क्या होती है। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है कि पराधीनता का विलोम है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 14? कह रहा है कि पराधीनता का विलोम है। तो भैया पराधीनता का विलोम क्या होता है? ए ऑप्शन दिया गया है स्वाधीनता होता है, बी ऑप्शन दिया गया है आजादी होता है, सी ऑप्शन दिया गया है परतंत्रता होता है, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्वाधीनता, आजादी, परतंत्रता, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए स्वाधीनता सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या आजादी सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या परतंत्रता सही है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो सभी बच्चों के पास 20 सेकंड का समय रहता है एक क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 20 सेकंड का समय है, और समय समाप्त होने जा रहा है। सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्लिक करेंगे। अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14वें का राइट ऑप्शन क्या होगा। भाई क्वेश्चन दिया गया है कि पराधीनता का विलोम बताना है। तो भैया पराधीनता का विलोम क्या होता है? स्वाधीनता। यहाँ से देखेंगे परा का स्व, परा मतलब पराया, स्व मतलब अपना। तो अपना का उल्टा पराया, यहीं से हम लोग जान जाएंगे। तो परा का उल्टा क्या हो जाएगा? स्व हो जाएगा। तो पराधीनता का विलोम शब्द स्वाधीनता। तो क्वेश्चन नंबर 14वें का राइट ऑप्शन ए। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां क्या दिया गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15वां दिया गया है। कह रहा है कि चौराहा शब्द का तत्सम है। क्या पूछ रहा है? चौराहा शब्द का तत्सम है क्या है? ए ऑप्शन दिया गया है चतुर्पद है क्या, बी ऑप्शन दिया गया है चतुष्पद है क्या, या सी ऑप्शन दिया गया है दो रास्ता है क्या, या डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15वें का राइट आंसर क्या होगा। शायद आप लोगों को पता हो। क्वेश्चन नंबर ए चतुर्पद, क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है चतुष्पद, क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है दो रास्ता, या डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चों के पास 20 सेकंड का समय है। एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 20 सेकंड मिलते हैं। जल्दी से आप लोग अपना अपना आंसर लिख लें, ए बी सी या फिर डी, चारों में से जो भी सही है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपनी नोटबुक में लिखें। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें का जो राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर सॉरी बच्चों क्वेश्चन नंबर 15वां है। क्वेश्चन नंबर 15वें का जो राइट आंसर फ्रेंड्स बनेगा वो क्या हो जाएगा? यानी चौराहा का जो तत्सम होता है, चौराहा का जो तत्सम होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है चत्वारी। क्या होता है? चत्वारी होता है। यानी चौराहा का जो तत्सम है वो क्या होता है बच्चों? वो चत्वारी होता है। अब यहाँ पर कहीं पर चत्वारी तो दिया नहीं गया है, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे, यानी चतुर्पद के साथ जाएंगे। क्या बच्चों? चौराहा है, इसमें नहीं जाएंगे, ये तो पद की बात हो रही। चतुष्पथ में जाएंगे। क्या है? चतुष्पथ, पथ मीन्स रास्ता। क्या है? पथ मीन्स रास्ता। तो चतुष्पथ की ओर जाएंगे। तो फ्रेंड्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 15वें का जो राइट ऑप्शन जाएंगे हम लोग बी के साथ जाएंगे। वैसे इसका जो शुद्ध शब्द है वो क्या है? चत्वारी है। यानी चौराहा का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? चत्वारी होता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में चत्वारी दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर हम लोग या तो चतुष्पद पर जाएंगे, और या तो फिर चत्वारी, और या तो फिर लगाएंगे ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर इस बहुत सारे ऑप्शन कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है इस क्वेश्चन में। तो भाई इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन की स्थिति है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कंफ्यूजन में ही रहने दो, क्योंकि चौराहा शब्द का जो तत्सम है वो होता है चत्वारी। आप लोग इसको याद करो कि चौराहा शब्द का तत्सम क्या है? चत्वारी है। तो अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि करपट का तत्भव बताओ। क्या कह रहा है? कह रहा है करपट का तत्भव क्या होगा। तो अब देख लेते हैं बच्चों की करपट का तत्भव भैया क्या होगा। क्या कपाट होगा, क्या दरवाजा होगा, क्या कपड़ा होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा। करपट का तत्भव क्या होता है? तो फ्रेंड्स करपट का तत्भव क्या होता है? ए ऑप्शन कपाट, बी ऑप्शन दरवाजा, सी ऑप्शन कपड़ा, और डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्लिक करेंगे
और अपनी नोटबुक में लिखेंगे या फिर कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। सभी बच्चों के पास 20 सेकंड का समय होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब आइए बच्चों, 20 समय का समय समाप्त हो गया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16वें का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16वें का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा भैया, करपट का होता है कपड़ा। क्या होता है? करपट को ही तत्समय कपड़ा बोलते हैं, और कपड़े को क्या बोलते हैं? करपट बोल देते हैं। यानी करपट जो है वो तत्भव में कपड़ा बन जाता है, और कपड़ा जो है वो तत्सम में करपट बन जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16वें का राइट ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17वां कह रहा है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं क्या भैया? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे आस्तिक कहते हैं, क्या उसे नास्तिक कहते हैं, क्या उसे स्वास्तिक कहते हैं, या फिर उसे इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी बच्चे लगभग 100 में से 99% सभी बच्चों का आंसर ये सही निकलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो आप लोगों को दोबारा कभी 2025 में मिलेगा ही नहीं। 2024 तो जा ही चुका है, आप लोगों ने बेकार गंवा दिया है, पढ़ाई लिखाई सही से किए नहीं हो, तो कई सारे क्वेश्चन इसमें से कर नहीं पा रहे हो सही से। तो सभी लोग क्या करो, अब जो भी समय बचा है, करीब 1 महीना या 1 महीने से ज़्यादा, करीब 40 दिन का जो भी समय है आप लोगों के पास पढ़ाई में, तो उस पढ़ाई का सदुपयोग करें और अच्छे से समय का टाइम टेबल बनाएं और पढ़ाई जारी रखें, ताकि अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएं। तो क्वेश्चन नंबर 17वें का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आस्तिक। उसे क्या बोलते हैं? उसे भैया बोलते हैं आस्तिक, यानी उसकी आस्था होती है ईश्वर में, तो उसे आस्तिक कहते हैं। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां। कह रहा उसके द्वारा लिखा जाएगा। क्या कह रहा है? उसके द्वारा लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या लिखा जाएगा ये हमें देखना है। तो क्या लिखा जाएगा? यानी उसके द्वारा लिखा जाएगा, कर्तवाच्य है। तो कर्तवाच्य में क्या होता है? कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। और भाववाच्य में क्या होता है? यानी जिसमें भावात्मक चीजें जुड़ी हों, जिसमें जैसे बुढ़ापा है, बचपन है, जवानी है, इस तरह के शब्द जुड़े होते हैं, वो भाववाच्य होते हैं। और कर्मवाच्य में क्या होता है? जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो। तो इसमें कर्म क्या है? लिखा, इस वजह से यहाँ पर गया है जाएगा। तो उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो कर्म के द्वारा हुआ है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर में क्या बनेगा? तो भैया, क्या कर्तवाच्य होगा, या भाववाच्य होगा, या कर्मवाच्य होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो भैया, क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा कर्मवाच्य। क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा भैया कर्मवाच्य, की इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन है वो है कर्मवाच्य। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां। तो ये क्वेश्चन नंबर 19वां क्या दिया गया है। कह रहा है तव यही। क्या दिया गया है? तव यही में विभक्ति और वचन बताना है। क्या बताना है? तव यही में विभक्ति और वचन बताना है। क्या षष्ठी विभक्ति एक वचन है, या सप्तमी विभक्ति एक वचन है, या पंचमी विभक्ति बहुवचन है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19वां चल रहा है, अभी एक क्वेश्चन बचा है 20 होने में। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे और क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट आंसर क्या बनेगा भैया। तो क्वेश्चन नंबर 19वें का जो राइट आंसर बनना है वो बनना है कौन सा? सप्तमी विभक्ति एक वचन। कौन सा बन रहा है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बच्चों, ये क्वेश्चन है आप लोगों की इस श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अंतिम क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर 20। कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। क्या 8 भेद होते हैं, क्या 6 भेद होते हैं, क्या 3 भेद होते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या होगा। कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर? किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, हमें इस चीज़ को जस्टिफाई करना है। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20वें का राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20वें का राइट ऑप्शन है, यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स वो ऑप्शन है 8। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अब 8 भेद तो आप लोग जान गए कि भैया इसके 8 भेद तो होते हैं, लेकिन अब कौन कौन होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए।
तो चलो उठाओ पेन कापी और लिखो, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखो कि वो 8 भेद कौन-कौन से होते हैं। तो नंबर 1 की बात करते हैं। पहला होता है विधानवाचक। कैसा होता है? विधानवाचक। तो पहला वाक्य होता है विधानवाचक। और दूसरा वाक्य देख लेते हैं कि दूसरा वाक्य कौन होता है। दूसरा वाक्य होता है निषेधवाचक। दूसरा वाक्य कौन सा होता है? निषेधवाचक। तो दूसरा वाक्य हो गया निषेधवाचक। अब बात करते हैं तीसरे वाक्य की कि तीसरा वाक्य क्या होता है। तो तीसरा वाक्य होता है फ्रेंड्स प्रश्नवाचक। तीसरा वाक्य क्या होता है? प्रश्नवाचक। अब चौथा देख लेते हैं कि भाई चौथा वाक्य क्या होता है। तो चौथा होता है विस्मयादि। विस्मयादि। विस्मयादिवाचक। चौथा वाक्य कौन सा होता है? विस्मयादिवाचक। पांचवें की बात कर लेते हैं कि पांचवा कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स पांचवा होता है आज्ञा आज्ञा सूचक। कैसा होता है? आज्ञा सूचक या आज्ञा वाचक। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स छठवें की कि छठवां कौन सा होता है। तो छठवां हो जाता है बच्चों इच्छावाचक। कैसा हो जाता है? इच्छावाचक। अब बात करते हैं सातवें वाक्य की कि सातवें वाक्य में क्या आता है। तो सातवें वाक्य में आता है संकेतवाचक। क्या होता है? संकेतवाचक। कि संकेतवाचक वाक्य क्या होता है। अब फ्रेंड्स आता है अपना अंतिम यानी आठवां। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भाग भाग होते हैं, कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो आठवें नंबर पर क्या आता है। तो बच्चों आठवें नंबर पर आता है संदेहवाचक। कैसा आता है? संदेहवाचक। और जहां पर संदेह आ जाए, जहां पर डाउट हो जाए, तो फिर वहां पर बुद्धि काम नहीं करती है, क्योंकि इंसान का माइंड जो है वो हमेशा डाउट पर ही जाकर केंद्रित होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने जो इस श्रृंखला में 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी दिए गए थे, तो फ्रेंड्स वो बहुविकल्पी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों का जो हिंदी का पेपर आता है, वो हिंदी का पेपर इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या होता है, इस तरीके का एक गद्यांश दिया जाता है आप लोगों के हिंदी के पेपर में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग, ये गद्यांश जो होता है, इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में इसके जो क्वेश्चन लिखे होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर भी बनाने होते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं। जैसे दिया गया है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता। तो ये किस पाठ से लिया गया है? ममता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब बच्चों यहाँ पर कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या कह रहा है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अब इस उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो बच्चों हेडिंग डालिए आप लोग संदर्भ। क्या हेडिंग डालोगे सभी लोग? संदर्भ। तो बच्चों संदर्भ हेडिंग डालिए और उसके बाद में हम लोग संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य खंड या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ममता नामक पाठ से अवतरित किया गया है। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब ये हो गया बच्चों, क्या ये हो गया अपना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, इसका गद्यांश लिख लेते हैं। उसके बाद में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जिनके नीचे क्या होती हैं, रेखाएं खिंची होती हैं, जिनके नीचे अंडरलाइन होती है, हमें उनकी केवल व्याख्या करनी होती है। तो बच्चों जहां पर अंडरलाइन है उन्हीं वाक्यों को हमें लिखना है, बस इनके हमें अर्थ को लिख देना है। कुछ शब्द हैं, कुछ शब्दों को बदलकर उनके अर्थ का प्रयोग करके लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हिंदी का पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर बच्चों दिया गया तीसरे क्वेश्चन में, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि मन में क्या है, मन में वेदना है, मस्तक में आंधी है, आंखों में पानी की बरसात लिए हुए है और सुख के कंटक संयन से वह विकल रही है। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ भी अभाव हो असंभव था। यह उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। उसका यौवन कोण के समान उमड़ रहा था। तो ये सारी क्या है, ये उस विधवा की स्थिति है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हिंदी का पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं। और इसमें से कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का दिया जाता है और ये 6 नंबर का आता है आप लोगों के एग्जाम में। 2 आते हैं, 2 में से आप लोगों को पहचानना होता है कि कौन सा, आप लोगों को पता है कि कौन से पार्ट से लिया गया है, उसके लेखक कौन है, वही हमें करना होता है। तो फ्रेंड्स किसी दिन आप लोगों को पूरा हिंदी का पेपर सॉल्व कराएंगे और आज के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। केवल हमने आपने केवल 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी होते हैं, जो मार्कशीट में करने होते हैं, वो हमने अब आज सॉल्व किए हैं। तो फ्रेंड्स फिर किसी नए दिन नए किसी सब्जेक्ट के साथ में दूसरा सेट सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। मिलते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद। और सभी फ्रेंड्स और सभी बच्चों को, सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं परीक्षा की। और
आने वाले समय में गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर किसी नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद।